बिहार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त हार हुई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस सीट से आते थे, उसी सीट पर बीजेपी लगभग 18,000 वोटों से चुनाव हार गई है, उपचुनाव में हार गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शहरी क्षेत्र था, यानी जहां पर मिडिल क्लास ज्यादा होता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। जिस सीट पर दशकों से बीजेपी का कब्जा था, वहां पर हारी है और प्रशांत किशोर विधायक बन गए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत किशोर की जीत बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हार बहुत बड़ी बात है। समझने वाली बात यह भी है कि कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जानबूझकर हार गई है, क्योंकि चुनाव आयोग को अपनी ईमानदारी भी तो दिखानी है। आखिर एक सीट हार जाने से सरकार पर क्या असर होगा? बिहार में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी। एक सीट हार गए तो हार गए। चुनाव आयोग भी कह सकेगा कि देखो, हम कितनी ईमानदारी से चुनाव कराते हैं, तभी तो मिल्कीपुर भाजपा हार गई। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि क्या जेनजी का इतना बड़ा असर हुआ, जेनजी आंदोलन का, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे नौजवान और युवा रहते हैं, पढ़ाई करने वाले, तैयारी करने वाले। इसके अलावा गुजरात में जो उपचुनाव था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई और मध्य प्रदेश में जो चुनाव था, वहां पर कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस की ही सीट थी। तो कुल मिलाकर आइए इस पूरे सिनेरियो पर चर्चा करते हैं बिहार से ही आने वाले देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक श्री संजीव पांडे जी से, और समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें देखने समझने वाली हैं। बांकीपुर ने देश को, बीजेपी को, आरएसएस को और चुनाव आयोग को क्या संदेश दिखाया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लोकहित इंडिया पर। अभी 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के परिणाम आज आए हैं। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तब गुजरात का जो उपचुनाव था उसका परिणाम आ चुका है। बिहार और मध्य प्रदेश में भी लगभग परिणाम आ चुका है। एक जगह कांग्रेस और दूसरी जगह जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर लगभग जीत चुके हैं और चुनाव लगभग फाइनल की ओर है। 2 राउंड अभी बाकी है। जब तक ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी शायद तब तक परिणाम आ चुका होगा। जिस तरीके से सर अब बांकीपुर में चुनाव परिणाम आए हैं, अभी 1 साल भी बिहार चुनाव को हुआ नहीं है। 1 साल के भीतर ही जिस तरह वहां पर भाजपा हारी है और इसके ठीक पहले जेन जी का आंदोलन था, इन सारी चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भाजपा के लिए चुनाव कई कारणों से महत्वपूर्ण था, खास करके बांकीपुर। जी। दतिया सीट पहले कांग्रेस के कब्जे में थी, बाई इलेक्शन हुआ, फिर कांग्रेस के कब्जे में आ गई। और गुजरात के इलेक्शन की उतनी चर्चा इसलिए नहीं होती कि वहां पे एक नरेंद्र मोदी जी का इकोसिस्टम है। सिस्टम है। बांकीपुर सीट इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि पहली बार आजादी के बाद भारत में के बिहार राज्य में मुख्यमंत्री जो थे वो बने, वो भाजपा के बने। सम्राट चौधरी पहली बार मुख्यमंत्री बने और भाजपा की एक परंपरागत सीट जिसपे 1995 से भाजपा को कब्जा था, भाजपा का कब्जा था 1995 से सीट पे जी। और उस सीट पे बीजेपी की हार हो गई है और ये प्योर अर्बन सीट है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में सीट की हार का एक अलग एनालिसिस का तरीका होता है, और अगर शहरी इलाकों में जब सीट की हार होती है जिसको भाजपा का गढ़ माना जाता है, उस पे हार का एक अलग तरीके से एनालिसिस होगा। वैसे में तब अभी भाजपा ने नीतीश जी को हटा के अपना मुख्यमंत्री बनाया, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया, और लगातार दावे हो रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम दावे देश भर में कर रही थी, और बिहार में जब सरकार बनी थी तो तमाम घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही थी। तो उसमें ये सीट की एनालिसिस, उसके बाद जैसे ही पहला चुनाव हुआ है भाजपा के मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो बुरी हार मिली। 1995 से ये सीट भाजपा के कब्जे में है। पहले ये पटना पश्चिम था, बाद में डिलिमिटेशन के बाद बांकीपुर किया गया। प्योर अर्बन सीट है, कोई ग्रामीण इलाका नहीं है। यहाँ 1995 में पहली बार भाजपा ने यह सीट छीनी थी। 1977 में भी भाजपा के कैंडिडेट, जनसंघ के कैंडिडेट जीते थे उस समय जनता पार्टी के टाइम में। लेकिन ये जो है सीट 95 में से पहले 85 और 90 में एक निर्दलीय रामानंद यादव यहाँ से चुनाव जीते थे, और उसके बाद ये सीट लगातार भाजपा के कब्जे में रही। और भाजपा के कब्जे में आने के बाद नितिन नवीन जी के पिताजी जो नवीन किशोर सिन्हा के जब देहांत हुआ भारतीय जनता पार्टी से 95 में, जब वो एमएलए बने, और उसके बाद उनका देहांत हो गया, तो उनके पुत्र को, नितिन नवीन जी को ये सीट मिल गई, और ये लगातार जीत रहे थे। अगर आप देखें तो लगातार इनको जीत मिलती आई है, अभी तक हारे नहीं है। तो सर, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद उनकी वो अपनी सीट, उनका कैंडिडेट हार गया, इसे किस रूप में देखेंगे? देखिए, एक तो भाजपा का अहंकार, जैसे नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने,
एक अहंकार कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट कोई हार जाएगा क्या। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नितिन नवीन जी पहले सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, और उस चुनाव क्षेत्र की अगर आप हालत देखेंगे, इतना अनहाइजीन, इतना गंदगी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी स्थिति कि ऐसा लगता ही नहीं कि कोई मंत्री का इलाका है। तो ये जो भाजपा की जो एक मानसिकता होती है कि सड़क बनाओ, भ्रष्टाचार करो, खूब लूटो, और हिंदुत्व के नाम पे जाएंगे कहाँ। और बिहार में एक अर्बन इलाके में जो एक नैरेटिव है लालू यादव के जंगल राज की वापसी हो सकती है, तो उस नैरेटिव में अर्बन इलाके में भाजपा जनरली हारती नहीं है, जहां पे पिछले 20 साल 30 साल से मैं देख रहा हूं कि भाजपा वहां हारी नहीं है। तो वैसे में इनको हार मिल गई, और वो तब मिली जब उनका उस इलाके के विधायक को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोशन मिला, एक पहचान मिला, और लगातार दावा किया जा रहा था कि अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, इस इलाके को पता नहीं वो पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, न्यूयॉर्क बना देंगे, क्या बना देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे। और हालात ये हो गया था कि प्रशांत किशोर के खिलाफ इन्होंने मंत्रियों के, कार्यकर्ताओं के फौज, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि 10-20 घर पे एक नेता एक विधायक को लगा दिया गया था। अच्छा, हाँ, इतनी तैयारी फिर भी हार गए। हाँ, और बुरी तरह से। तो इसको सर क्या देखा जाए? कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी नितिन नवीन बजरंगबली को नचा रहे थे, लगता है उन्होंने गदा घुमा के मार दिया है। बजरंगबली का गदा तो बहुतों को पड़ गया है अब। चंदा चोरी वाला भी तो गदा बजरंगबली का पड़ ही रहा है ना। और उसके बाद इनका अहंकार देखिए कि नितिन नवीन की रैली जब निकल रही है उत्तर प्रदेश के एक शहर में, तो पता चला कि हनुमान जी को ये रैली में आगे आगे नचा रहे हैं। इतना अहंकार इन मूर्खों के अंदर देखिए, कितना बड़ा अहंकार है कि भगवान और भगवान के दूत को नचा रहे हैं। कितना हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं ये तो इसी से पता चलता है कि पप्पू यादव पुजारी बन गए तो वहां जाके गाली देने लगे। लेकिन इनको इतना शर्म नहीं है कि ये भगवान को, भगवान के दूत को रैलियों में, भाजपा के रैलियों में नचा रहे हैं। इतने बेशर्म हो गए हैं। तो ये तो इनके साथ ये होना ही था। वो तो देखिए हिंदू माइंडसेट में ये बात तो जाती है ना कि ये क्या चीज हो गए, सत्ता में आने के बाद इतने अहंकारी हो गए, रावण की तरह अहंकारी हो चुके हैं। रावण ने जैसे हमारे भगवान का सम्मान नहीं किया था, अच्छे लोगों की सलाह नहीं मानी थी कि ये तो साक्षात भगवान है, तू कौन सी गलती कर रहा है, कहता है मैं रावण हूं, मैं तो बहुत ही विद्वान हूं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अभी जन जी आंदोलन हुआ है देश में, जंतर मंतर पे काफी बड़ा, और दिल्ली के बाद जो सबसे बड़ा सेंटर बना वो था पटना, बिहार का पटना। लोगों ने कहा कि भाई दिल्ली की उतनी चर्चा नहीं जितना पटना ने माहौल बना दिया देश भर में जन जी आंदोलन को लेकर। और उसी तरह से जिस तरीके से युवाओं ने माहौल बनाया, उसी तरह से उन पर क्रैकडाउन भी पुलिस ने किया, AK-47 तक चला दिया। जब अचानक से सरकार ने समझौता करने की नौटंकी किया, तब भी लोगों ने कहा कि लगता है उपचुनाव को देखकर किया गया है। आपको क्या लगता है कि जेन ज़ी आंदोलन का भी, उनकी नाराजगी का भी कोई असर है? देखिए, बिहार हमेशा प्रयोग का राज रहा है। बिहार ने ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग चकित रहे हैं। बेशक वो राज्य गरीब है, बेशक कुछ अपनी गलतियों के कारण राज्य के लोग बेचारे दुनिया देश भर के दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं, लेकिन जहां प्रयोग की बात आती है, जहां पे एक नई सोच की बात आती है, एक नई शुरुआत की बात आती है, तो बिहार आगे रहता है। ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता था। नरेंद्र मोदी जी सपने में सोचे नहीं होंगे लास्ट 10 दिन में कि बांकीपुर में ये रिजल्ट आएगा। आपको विश्वास नहीं, जिस दिन इलेक्शन हुआ, हमारे एक मित्र है बहुत क्लोज, मैं नाम नहीं ले सकता, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अच्छा। वो थोड़ा सा व्यवहारिक है। वो शाम को भाजपा कार्यालय गए, 9 बजे आकर उन्होंने मुझे बताया, कहा कि एकदम ऐसा लग रहा था कि मूर्खों की जमात बैठी हुई है। कोई 50,000 की जीत बता रहा था, कोई 40,000 की जीत बता रहा था, कोई 70,000 की जीत बता रहा था। कह रहा था कि 18,000 वोट तो हमें पहले भी आया था, 51,000 से पहले जीत गए थे, इस बार 15-20,000 कम होगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, फिर भी हम 30,000 से जीत रहे हैं, कोई 40,000 से जिता रहा था। अब कहता था कि हमें, उन्होंने कहा कि हमें जमीनी हकीकत की जानकारी थी कि उन्होंने उस मीटिंग में बोल दिया, कहा कि आप नियर अबाउट 25,000 के वोट से आप चुनाव हार जाइएगा। उन्होंने हारने का कारण भी बता दिया वहां पे भरी मीटिंग में। अच्छा। उनको संघ के लोगों ने भी फोन किया कि क्या लगता है, तो उन्होंने कहा जी आप चुनाव हार रहे हो। तो उन्होंने कई कैलकुलेशन बताया उस इलाके में। देखिए, वो जो इलाका है वहां पे बहुत सारे यंग लड़के हॉस्टलों में रहते हैं, जो पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, पटना में तैयारियां करते हैं। पटना में अब तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मूवमेंट जो हुआ, तो सारा इम्पैक्ट वहां के बच्चों पे था जो उस इलाके में, बांकीपुर के इलाके में रहते हैं। जो 47 से गोली चलाई गई। हाँ, AK-47 से गोली तो सिवान में चली थी, लेकिन पटना में जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें वहां के लड़कों का
वहां के जी। लड़कों का योगदान इसलिए था कि वो एरिया में पीजी बहुत ज्यादा है, बिहार भर के बच्चे तैयारी करने आते हैं और वहां वो रहते हैं उस इलाके में, और जो पीजी चलाते हैं उनकी भी रोजी रोटी जो है उस पीजी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को कपड़ा धोने का रोजगार है, बहुत सारे लोगों को खाना बनाने का रोजगार है, पीजी में बहुत सारे एक रोजगार जुड़ा हुआ है। जब लड़कों का मिजाज जब बदला है तो उन लोगों को भी लगा कि आखिर हम लोगों ने ये कैसे लोगों को चुन रखा है। पिछले 30 सालों से वो लगातार जीत रहे हैं 1995 से, अगर देखिए 1995 से देख लीजिए लगभग 30 साल ही हो गए ना, 30 ईयर्स हो गए। और उसके बाद कहते हैं कि भाजपा को परवाह क्या है। देखिए उनकी लैंग्वेज क्या थी जब कैंडिडेट उन्होंने बदला, 2 बार कैंडिडेट बदला। एक कैंडिडेट बदला, पहले कैंडिडेट दिया तो उसका पशुपालन घोटाले में नाम आ गया था उनके फैमिली का किसी का, उसको तुरंत हटाया गया उनको। दूसरे कैंडिडेट लाए गए, वो भी बहुत पहचाने नाम नहीं थे। लोगों ने कहा कौन से कैंडिडेट को आपने उतार दिया, हम लोग तो इनको जानते भी नहीं। इतने अहंकार था भाजपा के नेता कह रहे थे अरे भाजपा है, हम तो कुत्ता बिलाई खड़ा करेंगे, बिहारी भाषा में, हम कुतवा और बिलैया खड़ा कर देंगे तभियो हम जीतेंगे, ये भाजपा है, कौन सी दुनिया में है। अब आज लोग वही कह रहे हैं कि बहुत कहते थे कुतवा बिलैया था, जिता लीजिए कुतवा बिलैया को। तो ये जो अहंकार था। और देखिए अब अर्बन फिनोमिना और अर्बन मिडिल क्लास भाजपा से त्रस्त हो चुका है। इथेनॉल का इशू है, इथेनॉल का इशू भी बांकीपुर में अंदर खाते रहा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास स्कूटर है, कार है, अर्बन इलाका है, व्यापारी लोग हैं वहां पे, वो बहुत बड़ा इशू था। सर इन मुद्दों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जो बड़ा मामला है, जैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि लगता है कि जेनजी आंदोलन पर गोली चलाने, उनको गिरफ्तार करने, एफआईआर कराने में ही अमित शाह और उनकी टोली फंसी रह गई और केचुआ से काम नहीं करवा पाए। देखिए क्या है ना, ये मसला इसको अलग तरीके से एनालिसिस कीजिए जी। ये क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन का बचाए रखने का भी मसला होता है। चुनाव अगर ईमानदारी से आप कराइएगा तो भाजपा 100 सीट आज की डेट में क्रॉस नहीं कर सकती केंद्र में, ठीक है, लेकिन वो केंद्र तो केचुआ मेन इलेक्शन में फिक्सिंग करता है, ईवीएम के अंदर पहले से ही वोट डाल के रख देते हैं। ये सब बड़ी तरह के बातें हैं। वो भाजपा के लोग, अगर आप द रिकॉर्ड बात कीजिए, आपका जानकार है तो बता देगा कि हर ईवीएम में 200-250 वोट पहले से डला होता है, इनका फिक्स होता है चिप में। लेकिन क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को बचा के रखना है, तो क्या करते हैं कि बीच बीच में कुछ इलेक्शन को ऑनेस्टली होने दिया जाता है, ऐसे चुनाव जिनसे सरकार पे कोई असर ना हो। हाँ, ताकि नहीं, बांकीपुर चुनाव में तो सर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि मैसेज चला गया है ना कि बांकीपुर चुनाव, देखिए बांकीपुर चुनाव ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे थे, हारे। ओवर कॉन्फिडेंस में हारने का मतलब क्या है, जब इनको लग रहा था कि पिछली बार हम 51,000 से जीते तो कितना वोट कट जाएगा। ये ईवीएम की हेराफेरी करते हैं बांकीपुर के लिए। अगर इनको थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि ये चुनाव हार जाएंगे, इनको लग रहा था कि प्रशांत किशोर आए हैं, फाइट होगी, आरजेडी अपना वोट काट लेगा मुस्लिम और यादव का, और उसके बाद हमारा कैंडिडेट आराम से निकल जाएगा। कितना घटेगा मार्जिन, जबकि 50,000 का मार्जिन बहुत ज्यादा मार्जिन होता है। पिछले चुनाव में जिस कंस्टिट्यूएंसी में 50,000 से ये हारे जीते हुए हैं, वहां पे इनको कोई बहुत ज्यादा जरूरत ईवीएम में धांधली करने की नहीं है। बांकीपुर में अभी की बात करें तो 28 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 3 राउंड बाकी है और 19,500 से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। इनको यही चीज की उम्मीद नहीं थी। इनको लास्ट में यही मानना था कि चाहे जितनी भी बुरी स्थिति हो जाए, हम ईमानदारी से चुनाव कराएंगे और ईमानदारी से चुनाव कराने के बाद हम 20,000-25,000 वोट से जीतेंगे। लेकिन इसमें एक पेच और मैं बताता हूँ, यानी आपका ये और बताता हूँ, इसमें एक पेच में और बता रहा हूँ, पहले बता दूं। इसमें एक पेच है कि जो वोट भाजपा को भी आ रहे हैं ना 38 से 40,000 के बीच, 88वें राउंड के बीच, उसमें से 10,000 वोट फर्जी वोटिंग का है। अच्छा, प्रदेश भर से लोगों को लाया गया था फर्जी वोटिंग कराने के लिए वहां। अगर वो फर्जी वोटिंग नहीं होती तो प्रशांत किशोर के मार्जिन भी बढ़ता और भाजपा की वोट संख्या घट जाती। यानी अभी की अगर बात करें तो भाजपा को यहाँ पे 39,794 वोट मिले हैं। आपका दावा है कि इसमें भी 10,000 फर्जी वोट है लगभग। ये किस आधार पे आपका है? उस समय एलिगेशंस लग रहे थे, बाहर से लोग आए, तो उस दिन क्या पोलिंग के सारे वीडियो देखिए ना, कई जगह झगड़ा हुआ है, कई जगह फसाद हुआ है। ये तो उनकी प्रशांत किशोर का वो था कि उनका बूथ मैनेजमेंट बढ़िया था, हर जगह उनके एजेंट्स बैठे हुए थे और वो सारा कुछ उन्होंने किया।
यानी लेकिन फर्जी डायरेक्ट पोलिंग, केचुआ वाला जुगाड़ न लगा के जमीन पे जो किया जा सकता था वो सब भाजपा ने किया। भाई देखिए, क्योंकि ये जुगाड़ इसलिए आसान था कि सरकार तो इन्हीं की है ना, पुलिस प्रशासन तो हम्म, हर जगह प्रशांत किशोर के बंदे को रात में उठा लिया उस दिन इलेक्शन के से एक दिन पहले, हम्म, और उस दिन इनके कम से कम 100 पोलिंग एजेंट्स को उठाया जाता। पोलिंग हम्म, एजेंट ही जब नहीं होते तो फिर क्या होता है, तो इन्होंने क्या किया कि रात में ही जाके थाने में ऑब्जेक्शन किया, थाने को घेर लिया। पुलिस हम्म, प्रशासन को लगा कि मामला बिगड़ जाएगा, लोगों का सेंटीमेंट तो ऑलरेडी बीजेपी के अगेंस्ट होता जा रहा है। हम्म, पुलिस और सीआईडी वालों को तो पता होता है ना, वो तो जाके वहां जी, बरगलाते हैं, सर आप 40,000 से जीत रहे हैं, आप 30,000 से जीत रहे हैं, बाहर आके हम्म, मजा लेते हैं, कहते हैं 30,000 से बता दिए हैं हम, हम्म, 15,000 से हार रहा है। वो हम्म, पुलिस का तो बड़ा डबल स्टैंडर्ड गेम होता है ना, जब पुलिस को पता चला कि हंगामा हो जाएगा, पुलिस ने फिर वो सारी गिरफ्तारियां रोक दी। प्रशांत हम्म, किशोर के पोलिंग एजेंट्स बहुत टाइट थे, उसके बावजूद फर्जी पोलिंग तो देखिए जो पावर में रहता है वो करता है, इसमें कोई आप मत समझिए कि नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल हम्म, चीज है। हम्म। कहीं पे इलेक्शन मशीनरी अगर ईमानदार हो जाए इस देश में तो रिजल्ट बहुत ही साफ सुथरा आ जाए। क्या जो वहाँ तो ईवीएम में आपको यहाँ पे आपका ये मानना है कि चुनाव आयोग ने ऊपरी लेवल पर बहुत बड़ा गेम नहीं किया, लेकिन नीचे से जो हो सकता था किया, ऊपर जो के लेवल जो से जो इसलिए नहीं चुनाव किया। आयोग की मशीनरी जो होती है, जो मदद होता है वो करते हैं। चुनाव हम्म, आयोग ये है कि चुनाव आयोग फिर आगे की तैयारी करेगा ना, हम्म। उसकी क्रेडिबिलिटी बची रहेगी। एक भाई एक कोई एक कोर्ट में चौकट भी हो जाएगा, गया। अभी जाइए कोई कोर्ट में चला जाए, ईवीएम को लेकर चला जाए कोई कोर्ट में, हम्म, कहेगा बाकी पूरे इलेक्शन आप नहीं जीते, देखिए कितना निष्पक्ष चुनाव आयोग है। हम्म, हम्म, ये नहीं हम्म, पूछा जाएगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर वो जो बिल्डिंग थी उसमें आग कैसे लगी और कैसे ईवीएम चल गए, उसकी कोई बात हम्म। नहीं करेगा। लेकिन ये जरूर हाँ, कहेगा तो कि देखिए चुनाव आयोग ने कितना बिल्कुल ईमानदारी से एक तर्क वोटिंग देने के लिए करवाया, एक उदाहरण भी जीते तैयार आप। करना जरूरी है। हम्म। जी, तर्क देने के लिए एक उदाहरण भी होना चाहिए कि देखिए हम बांकीपुर में तो हार गए थे। बीच में कई इलेक्शन कुछ एक दो राज्य भी हार जाते हैं हम्म। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए। यानी जो उदाहरण दिया जाता है कि बड़ा जुआरी जो है छोटे छोटे जुए हार जाता है। ये देखिए क्या होता है कि हर फ्रंट पे करते हैं। हम्म, एसआईआर में विरोधियों का नाम काट दिया, हम्म, ईवीएम में जो करना है कर देंगे, ईवीएम का बहुत ज्यादा पंगा पड़ जाएगा तो इनके पास दूसरा है, कई जगह एसआईआर में विरोधियों का नाम उड़वा देंगे। हम्म। कई जगह ये अलग अलग इलाकों से बहुत जगह इनकी शिकायतें आती है कि दूसरे दूसरे इलाकों के लोग वहां जाके बैठे होते हैं इलेक्शन में। देश भर से बिल्कुल। ट्रेनों से लोगों को बुलाया जाता है, बंगाल इलेक्शन में भी ये बुलाया सब गया। सर एक चीज मैं यहाँ पे दर्शकों को याद दिला दूं। ये दूसरी जगह से वोटर पहुंचाने और फर्जी वोटिंग कराने का मामला अभी साल 2 साल पहले बहुत ज्यादा चर्चा में आया, लेकिन साल 2022 का जब चुनाव चल रहा था यूपी विधानसभा का, उस दौरान मेरे किसी दर्शक ने बनारस से फोन किया और बताया कि किस तरीके से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में इस शहर से उस शहर फर्जी वोटर कथित रूप से बीजेपी के घुमाए जा रहे हैं। और यही कारण है कि लंबे चरण में वोटिंग होती है और यहाँ से वहां मूव करा के वोटिंग करवाई जाती है। उसके कई साल बाद ये मामला खूब चर्चा में आ अब गया। आप देखिए ना कि बांकीपुर में भी जो इलेक्शन हो रहा है एक ही विधानसभा में हो रहा था ना, अगर हम्म, प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं की फौज आ जाएगी और हर बूथ पे 10 20 25 बूथ वोट मैनेज हो जाए पुलिस और प्रशासन हम्म, के सहयोग से, तो कितना फर्क जी जी। पड़ता है, 100 वोट भी मैनेज हो जाए तो। हम्म, हम्म, तो ये सारी बिल्कुल। मशीनरी का इस्तेमाल तो नॉर्मल हो रहा है, अब ये न्यू हम्म, नॉर्मल है, इसमें कोई चर्चा ही नहीं हो हम्म, रही है। हम्म, पहले तो बड़ा हंगामा होता था, अब इसमें कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, क्योंकि इसको हम्म, एकदम न्यू नॉर्मल कानून सम्मत बना दिया गया है। हम्म। तो तो ये मेरा चुनाव क्या, परिणाम सर आपके हिसाब से दो चीजें हैं। एक तो ये कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष भी दिखाना है, ईवीएम को भी ठीक दिखाना है, भाजपा को भी ईमानदार दिखना है कि हम तो ईमानदारी से चुनाव करते हैं, लड़ते हैं। देखिए हम हार गए बाकीपुर में। दूसरा राष्ट्रीय ये है अध्यक्ष कि क्या नहीं, उदाहरण देंगे कल को, हाँ, हमको इतना बेईमानी करना होता था हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार जाते, हम्म। हम 100% जीतते। और दूसरी लेकिन हम दूसरी बात बेईमानी जो है करते ही नहीं है, हम जी, ईवीएम में कोई घपला नहीं करते, हम फर्जी वोटर जी, लेकर नहीं आते, ये बताने के जी, लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, हारे ये अपने सारी कर्मों से चीजों हैं, को हाँ। हारे अपने कर्मों से हैं ये। हम्म, लेकिन बताने के लिए तो इनके पास एक डिफेंस हो जाएगा कि आप देखिए बिल्कुल। लोकतंत्र के लिए भाजपा कितना कमिटेड है, कि राष्ट्रीय हम्म, अध्यक्ष की सीट पे भी जनता का जो मैंडेट था उसको बहुत सार स्वीकार उसको किया। हमने स्वीकार किया है, बिल्कुल। हाँ, एक तो बात ये हो गई। दूसरी ये कि जो जनता का सेंटिमेंट है इस समय, जनता जिस रूप में भाजपा को देख रही है वो भी सामने आया है। अगर हम इस चुनाव को ईमानदार चुनाव मान लें तो इसका मतलब है कि भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कंस्टिट्यूंसी के डेमोग्राफी अगर आप समझे या जातीय आधार पे जो इसकी स्थिति समझे, तो यहाँ जी। मेजोरिटी सबसे ज्यादा संख्या कायस्थों की है, जिस बिरादरी से अपने हम्म, नितिन नवीन जी हैं, और जो भाजपा के कैंडिडेट थे वो भी कायस्थ थे, हम्म, और जो चुनाव जीते हैं वो प्रशांत किशोर जीते हैं, वो पांडे हैं, ब्राह्मण हैं। हम्म, ठीक है, जी। इस इलाके में बनिया और ब्राह्मण जो है कम से कम वोट
25 से 30% वोट हो जाता है उनका अपना अकेले का। और उसके बाद कुशवाहा लोग भी हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कुशवाहा हैं, वो भी वोट इनको मान के चलिए कि इनके साथ ही है। यादव हैं, मुसलमान हैं, और करीब 30 से 35% अपर कास्ट दूसरी जातियां हैं, जो कायस्थ और अगर आप इनको अलग कर दें, बनिया को अलग करके जी, उसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी जो अपर कास्ट मतदाताओं के एकमात्र ठेकेदार उसमें है आज की डेट में, वहां पे भाजपा का कैंडिडेट जहां पे इतनी ऐसे अगर हार रहा है, तो मान के चलिए कि लोगों के दिमाग में वो चीज खत्म हो गया है कि आप सिर्फ धर्म के नाम पे और जंगल राज के नाम पे, डबल इंजन के नाम पे, बिना काम किए झूठ बोल बोल के आप वोट ले लीजिएगा, भूल जाइए। यानी भाजपा का जो मूल वोटर है, देखिए तो कायस्थ और कुशवाहा को छोड़कर तमाम जातियों ने वोट कर दिया। दलितों ने बहुत ज्यादा उनको वोट किया है, यादवों ने भी वोट किया है। यादव तो आरजेडी का कैंडिडेट है, उसको देख लीजिए 11-12 हजार वोट अभी तक आए हैं आरजेडी का कैंडिडेट, जबकि वहां यादव अच्छी संख्या में है, मुसलमान अच्छी संख्या में है, लेकिन उन्होंने प्रशांत किशोर को वोट कर दिया। तो ये जो नैरेटिव था वहां पे क्या हुआ था कि लास्ट 5-7 दिन क्या हुआ कि भाजपा ने अपने कई जो इकोसिस्टम वाले जो लोग थे उनसे सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया कि अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं तो आरजेडी को वोट दीजिए, क्योंकि आरजेडी फाइट में है वहां पे, क्योंकि मुस्लिम और यादव साथ में चलेगा और मुस्लिम यादव आरजेडी के साथ है, बाकी आप मदद कीजिएगा तो नितिन नवीन का जो कैंडिडेट है वो हार जाएगा, भाजपा कैंडिडेट हार जाएगा। ये सब भाजपा के लोग ही नैरेटिव चला रहे थे कि मुस्लिम और यादव वोट प्रशांत किशोर की तरफ ना जाए, आरजेडी के साथ ही इंटैक्ट रहे, और अगर मुस्लिम यादव आरजेडी के साथ इंटैक्ट रहता तो प्रशांत किशोर हार जाते। लेकिन मुस्लिम और यादव जो है वो तेजस्वी यादव को छोड़ दिया उसने। आरजेडी के कैंडिडेट बनिया कम्युनिटी की है वहां पे, वो काफी बढ़िया, वहां पे देखिए वहां पे एक खेल बीजेपी के साथ हो गया है। आरजेडी ने जो बढ़िया कैंडिडेट दिया वो परंपरागत रूप से जो बढ़िया बीजेपी के साथ, तो उन्होंने आरजेडी को वोट कर दिया कि हमारी कम्युनिटी। यहाँ सर एक चीज और समझने वाली है, आरजेडी को मात्र 13,270 वोट मिले हैं। ये क्या ये आरजेडी के लिए नुकसानदेह नहीं है? उसका आरजेडी के लिए परंपरागत सीट कभी नहीं रही है, मैं आपको बता देता हूँ। आरजेडी ये सीट अर्बन सीट रही है, आरजेडी का वोट परसेंटेज जरूर घट गया, क्योंकि आरजेडी मुख्य प्रतिद्वंदी सीट कैंडिडेट यहाँ पे मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी बिहार में रही है, तो पिछली बार उनको 49-50 हजार वोट आया था, 48 से 50 हजार के बीच वोट आया था आरजेडी के कैंडिडेट। उसमें प्रशांत किशोर तो थे ही नहीं, चुनाव ही नहीं लड़े थे। प्रशांत किशोर के कैंडिडेट जरूर लड़े थे, उनको बहुत ज्यादा कोई वोट नहीं मिला था। जो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट जो लड़े थे उस समय मेन था कि तेजस्वी यादव ही फाइट कर रहे हैं, कांग्रेस से गठबंधन है, महागठबंधन लड़ रहा है, तो मुख्य पोजीशन था। तो आरजेडी ऐसे वो सीट कभी जीती नहीं है, तो परसेंटेज ऑफ वोट से आरजेडी को नुकसान हुआ है। हाँ, ये मैसेज पूरे बिहार में जा सकता है कि क्या आरजेडी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी अब बिहार में आगे रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन उसमें भी आरजेडी को अभी इसलिए नुकसान नहीं होते दे रहा है कि प्रशांत किशोर अगली जाति के हैं। अगर प्रशांत किशोर तो पहला सेंध लगाएंगे वो ऊंची जातियों में लगाएंगे। बिहार में 1985 और 1990 जब लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने, सामाजिक न्याय का जब नारा आया, उससे पहले बिहार में कई ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए, भागवत आजाद हुए, बिंदुश्री दुबे हुए, जगन्नाथ मिश्र हुए। बिहार के ब्राह्मण कम्युनिटी जो बीजेपी के भयंकर सपोर्टर्स कम्युनिटी मानी जाती है, उनको ये लगने लगेगा कि प्रशांत किशोर पांडे एक सीएम आ सकते हैं। अगर वहां ब्राह्मण मोबिलाइज होगा तो वहां भूमिहार, राजपूत जो और तमाम अगली जातियां हैं वो मोबिलाइज हो सकती है। अगर ये जातियां बीजेपी को अगर से टूटती हैं तो इसका सीधा नुकसान आरजेडी को नहीं, बीजेपी को है। यादव और मुसलमान लास्ट में टूटेगा, अगर उसको लगेगा कि अगले का एक तबका टूट रहा है, प्रशांत किशोर के साथ जा रहा है, तब फिर वो टैक्टफुली बीजेपी को हराने के लिए इनके साथ आ सकता है। प्रशांत किशोर चूंकि ऊंची जाति के हैं, तो स्वाभाविक रूप से पहले बिहार की जातीय राजनीति को देखते हुए ऊंची जाति के लोग उनको पहले नेता मानेंगे, और ये बांकीपुर में उनको एन ब्लॉक ब्राह्मण, एन ब्लॉक भूमिहार और 50% राजपूत का वोट उनको यहाँ मिला है बांकीपुर के अंदर। तो ये बीजेपी का वोट था, सेंध प्रशांत किशोर पे बीजेपी के वोट बैंक में लगा दिया। अब देखिए बीजेपी का वोट कितना घटा है। जो बीजेपी 50 या 51 हजार से जीती थी, मेरे हिसाब से 98 हजार वोट आया था, अगर उसका वोट 40-42 हजार के बीच रह जाता है, परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है 1-2% ही कम है, ज्यादा नहीं है, तो इतना वोट घट जाना सीधा लोगों को यही कहना था पहले चुनाव से कि इतना मार्जिन प्रशांत किशोर कवर नहीं कर सकते। जब 2 राउंड का चुनाव हो गया तो कई पत्रकार बोल रहे थे
कि अभी तो उनको 6,000-7,000 वोट आया है, उनको चुनाव जीतने के लिए इतना वोट चाहिए, कहां से कवर कर लेंगे? उनको विश्वास दरअसल पत्रकारों को भी नहीं हो रहा था, और वो ना होने का कारण बीजेपी का इकोसिस्टम, ईवीएम प्लस मशीनरी, और ये जो अलग अलग इलाकों से जो कार्यकर्ता है जो वोट करते हैं, वो ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे। इसलिए पत्रकार भी आजकल घोषणा करते हुए, भविष्यवाणी करते हुए डरते हैं, उनको पता है कि सारी भविष्यवाणी फेल कर देती। सर अभी बंगाल का चुनाव बीता है, जब उस पर बात हो रही थी तो मैंने एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार कहा कि मैं जो बता रहा हूँ वो चुनाव परिणाम टीएमसी की जो जमीन पर मजबूती है उसके आधार पर बता रहा हूँ। बाकी जनता को वोट देना है, लेकिन गिनती उसकी केंचुआ करेगा और रिजल्ट केंचुआ को देना है। तो रिजल्ट फाइनली वही होगा जो ज्ञानेश कुमार को आदेश मिला होगा कथित रूप से। बाकी आपने बहुत आदेश है सर। देखिए, बाई इलेक्शन में एक चीज और भी होता है, बाई इलेक्शन में एक चीज और होता है कि वहां पे बहुत कंसंट्रेशन होता है, सारे पॉलिटिकल पार्टियों का कंसंट्रेशन होता है। अगर भाजपा ने अपनी फौज लगा रखी थी तो तमाम फौज विरोधियों ने भी लगा रखी थी वहां पे जी, तो वो इलेक्शन मशीनरी पे भी बहुत तीखी नजर रखते हैं, क्योंकि 200 से ऊपर विधानसभा क्षेत्र में उनको ताकत नहीं लगाना है। लोकसभा चुनाव में 500 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र पे कार्यकर्ताओं को नहीं लगाना होता, बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंसी हो जाता है। तो एक जगह पे कंसंट्रेशन हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन अगर बहुत कुछ चाह के दे भी घपला नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि यही कॉन्फिडेंस था कि हमारा इतना वोट आया है, 50,000 से लीड थी, 51,000 से लीड थी, अगर उसमें घटेगा तो कितना घटेगा, 25,000 घट जाएगा, 30,000 घट जाएगा, प्रशांत किशोर को इतने से ज्यादा हैसियत है नहीं, ये एक कॉन्फिडेंस था। और दूसरा ये था कि किसी भी कीमत पर अगर इनको लगता है कि हम इतने वोटों से हार जाएंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग ये लगाते, लेकिन ये है कि इनको लगता था कि अर्बन सीटें हम हार ही नहीं सकते, तो ये इन्होंने उतना दिमाग लगाया नहीं तो ये इन्होंने जो गड़बड़ दिमाग नहीं लगाया, बाकी जो ताकत मशीनरी की है, जो फाइनेंस का है, पैसा खर्च करने का हो गया, बाकी तमाम चीजों का वो सारा किया। नेताओं को 10-10 घरों पे एक नेता, एक विधायक को लगा दिया गया, तो बहुत बड़ी बात। हर जाति के विधायक लगे हुए थे, एक घर को आइडेंटिफाई किया हुआ था कि ये ब्राह्मण घर है तो ब्राह्मण विधायक की ड्यूटी लगी हुई थी कि 20 घर, 50 घर, 100 घर आप ले ली जाएंगे, इनको इलेक्शन के बूथ तक भी आप मैनेज रखेंगे। इसी ढंग से तमाम जातियों के विधायकों को एरिया आइडेंटिफाई करके उनको लगाया गया था, और एक एक घर में जा रहे थे। तो इलेक्शन के मैनेजमेंट में इनकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन वही था, जनता का एकदम अब माहौल जो है ऐसा हो गया कि जनता का मूड खराब है, और जैन जी ने और मूड खराब कर दिया है। वहां पे बहुत सारी संख्या में जैन जी रहते हैं उस इलाके में, पीजी में, तो वो भी लगातार निकल रहे थे। दूसरा एक वहां पे नीट छात्रा के साथ उसी पटना में बलात्कार हुआ था, और उसकी डेथ भी हो गई, लड़की की, नीट छात्रा रेप एंड मर्डर केस आपको पता ही होगा, जिसपे सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन मेन कल्पिट को आज तक नहीं पकड़ा गया। और वो लड़की ऊंची जाति की थी, भाजपा के समर्थक, कट्टर समर्थक जाति की लड़की थी। उन्होंने भी बहुत ज्यादा इससे नाराजगी उस जाति में है कि ये इन्होंने हम लोगों के साथ जस्टिस नहीं किया। उनके लोग भी काफी एक्टिव थे कि किसी ढंग से यहाँ पे बीजेपी को हराओ। प्रशांत किशोर उनकी फैमिली से एक बार मिलकर भी आए थे। इसी बीच भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया था अक्सर इधर आरा के आसपास, जिसे पुलिस ने सरेंडर किए हुए लड़के को गोली मारी। और जब इनको 2-3 दिन पहले जब सीआईडी से रिपोर्ट मिली कि भरत तिवारी एनकाउंटर का बहुत ही बैड इफेक्ट जा रहा है बांकीपुर में, तो इन्होंने फिर उस पर सख्ती दिखाने का संदेश दिया था उसको, मतलब कि कह रहे थे कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बात भी नहीं बनी। तो कुल मिलाकर सर एक चीज और भी यहाँ से निकलती है कि अगर बीजेपी को, आरएसएस को और चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को एहसास हो गया है कि जमीनी हालात ये है, तो अगले चुनाव में जो महत्वपूर्ण चुनाव होंगे वहां पर तैयारी और मजबूत करनी पड़ेगी, ज्ञानेश कुमार को और मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, हार को बर्दाश्त करने की अगर कुवत हो ना, और उसको मतलब कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में, खेल भावना से अगर हार को स्वीकार करते हैं तो ये सुधार करेंगे। लेकिन ये हार को बहुत ही उसमें लेते हैं, जलालत के रूप में लेते हैं, उसके बाद और सक्रिय हो जाते हैं दमन के लिए। जैसे जैन जी मूवमेंट के बाद जिस ढंग से छात्राओं को इनके समर्थक गैंग ने ट्रोल किया, गाली गलौज, उनके माँ बाप को, हर तरह के जो इन्होंने हरकतें करी, तो उससे क्या हुआ सर, अब तो भाजपा के एमपी भी उतर गए हैं, कह रहे हैं कि ये पंचर बनाने वालों और ताला बनाने वालों की औलादे हैं, ये सब भारत के बेटा बेटी नहीं है। देखिए, तो इससे पता चलता है ना कि इनको कितना ज्यादा वो जो आंदोलन से इनको खुंदक आ गई है। मोहन भागवत अलग दे रहे हैं, एक संग के और बेचारे कुछ बोल रहे हैं कि इन पे रिसर्च कीजिए, कैसे आए, किस तरह की गालियां दी जा रही थी। अरे भैया,
गालियां तो आपसे ही सीखी है ना उन्होंने, आपने इस पे पहले क्यों नहीं दिया? कल कल से मैं देख रहा हूँ कि एक कोई संघ के विचारक है, नाम तो मैंने पहले सुना नहीं, कई लोग उसका फेसबुक पे डाल रहे हैं कि उन्होंने ऐसे कहा है कि इनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन कीजिए, सोशल अध्ययन कीजिए, ये कैसे गाली दे रहे थे, इनका क्या इकोसिस्टम है, इनके माँ बाप क्या है, मतलब कि बड़ा फिलोसफिकल अंदाज में। अरे ये इनको स्टडी करने से पहले अपनी पार्टी के लोगों को स्टडी कर लिए होते। ये कैसे वो मिश्रा जी एक मुसलमान के घर पे चढ़ गया और झंडा फहरा रहा था और उसका मर्डर हो गया। कैसे आपके लड़के जो है मस्जिद के सामने जाके गालियां निकाल रहे हैं और कैसे वो कर रहे हैं। कैसे आपके जो लोग हैं, क्या कहा जाता है, आपके नेता जो है लड़कियों से क्या लड़कियों के लिए कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इवन की जो मंत्री और प्रधानमंत्री जी और महिलाओं के बारे में क्या राय रखते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस पर रिसर्च कर लिए होते तो मैं समझता हूँ कि ये जेन जी पे रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो सारा समझ में आया था, जेन जी आप ही से सीख रहा है। इसी डाटा से आपने लोगों को गालियां देना शुरू की 2013 से, यही फेसबुक से, यही व्हाट्सएप पे आप लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी लोगों को, विरोधियों को। जो भी कुछ बोले उसको कुछ भी गाली देना। मतलब कि टीवी स्टूडियो में जो इनके जो प्रवक्ता है वो किस तरह की गालियों का इस्तेमाल करते हैं आप देख लीजिए। तो वो रिसर्च कर लेते ना तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब मजबूरी में रिसर्च कर रहे हैं, आपके सुनने वाले नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये चीजें जो है ये हार के बाद इनमें थोड़ी सी बौखलाहट भी आती है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी संगठन जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बोलता है ना, उसको चाहिए कि वो बहुत ही शांत भावना से अपनी गलतियों पे विचार करे। वो देखे कि हमारी सरकार की गलतियां कहाँ है। तो कुल मिलाकर सर मैंने जो देखा है विचार करने की जो क्षमता और जो व्यवस्था है बीजेपी आरएसएस में, वो ये है कि अब चुनाव आयोग को कैसे सेट करना है, अब कैसी व्यवस्था बनानी है, किस तरीके से लोगों को डराना धमकाना है। बाकी देखते हैं कि इस चुनाव का क्या असर होता है। जनता के बीच अब जो संदेश गया है वो तो चला ही गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पता चल गया है कि जमीन पर स्थिति क्या है। बाकी 2 और राज्यों में उपचुनाव थे। गुजरात में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सीट थी वो फिर दोबारा कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरे मामले को विस्तार से समझाया।